दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे त्रिविमीय ज्यामिति थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में और प्रयास किया जाएगा कि थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री आपको आज ही एक ही वीडियो में पूरा अच्छे से समझा दिया जाए, है ना। बस आप लोगों को केयरफुली ध्यान से इसको देखना है। त्रिविमीय ज्यामिति को इतना बाबू ध्यान रखना कि ये जो चैप्टर है ये आपके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और आपको जरूर नंबर देते हैं यदि आप इसमें थोड़ा सा आप समय दियोगे, है ना। बच्चों को ये हार्ड इसलिए लगता है क्योंकि 12th के बच्चे ज़्यादातर कैलकुलस पे ध्यान देते हैं और ये सारे जो पोर्शन है त्रिविमीय ज्यामिति, सदिश विश्लेषण, प्रायिकता, ये सब पे थोड़ा कम ध्यान जाता है, जिसके कारण एग्जामिनेशन में नंबर नहीं उठा पाता, है ना। तो इसीलिए प्रयास करना है कि वीडियो देख के या फिर कैसे भी प्रयास करके ये सारे पोर्शन, है ना, छोटे छोटे पोर्शन आप लोग क्लियर करो, ताकि अगर अच्छे नंबर पाने हैं तो जरूर क्लियर करने पड़ेंगे। क्लियर है। तो आज थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग डिस्कशन करेंगे बाबू तीन चीजों का। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री टोटल 3 पार्ट्स में बांटा गया है और उन्हीं 3 पार्ट्स को हमको पढ़ना है, ठीक है। पहले बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद एक एक करके तीनों को समझाएंगे। पहले पार्ट होती है आप लोग की बाबू दिक्कोज्या तथा दिक् अनुपात, दिक्कोज्या तथा दिक् अनुपात। तो एक बात ध्यान रखनी है कि दिक्कोज्या हो या दिक् अनुपात हो, इसमें से आपको जरूर एक क्वेश्चन पूछेगा। इसमें से आपको 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन 100% पूछेगा और इसीलिए इसमें एकदम आसान है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। 2 ही पोर्शन है, 2 ही फॉर्मूला है, ठीक है। तो 2 फॉर्मूला याद रखोगे आप लोग, दिक्कोज्या या दिक् अनुपात में से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। और प्रयास यही करना है कि ऐसे पोर्शन जैसे सदिश विश्लेषण हो गया, चाहे ये फिर त्रिविमीय ज्यामिति है, इसके बाद आपका एक छोटा सा चैप्टर 12वां चैप्टर आता है जिसे लीनियर प्रोग्रामिंग बोलते हैं, हिंदी में रैखिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं ना। तो इन सारी चीजों को आप लोग क्लियर रखते हो तो समझ लो कि छोटे छोटे नंबर कहीं नहीं गए हैं और यही सब नंबर आपको अच्छे मार्क्स उठाने में काम करेंगे। अब ये 2 टॉपिक पढ़ने के बाद आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेखा पर। वो भी कैसी रेखा बाबू? अंतरिक्ष में रेखा, है ना, या फिर बोल सकते हैं हाँ अंतरिक्ष में रेखा। अगर अंतरिक्ष में कोई रेखा खींचते हैं तो वो 3D हो जाता है और आज हम लोग को 3D पर ही तो डिस्कशन करना है। और तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे समतल, ठीक है, प्लेन। ये 3 टॉपिक हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। दिक्कोज्या, दिक् अनुपात, अंतरिक्ष में रेखा और तीसरा क्या टॉपिक है बाबू? प्लेन, है ना। तो बाबू एक बात ध्यान रखना कि ये जो दिक्कोज्या दिक् अनुपात है इसको 2 ही फॉर्मूले, ठीक है, और उन 2 फॉर्मूले से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे। आज आप लोग के लिए क्वेश्चन लाए हम। तो देखो अब डिस्कशन करते हैं हम इस पहले वाले के बारे में। इसको थोड़ी देर के लिए ड्रॉप करते हैं, जैसे ये पूरा क्लियर होगा तुरंत इसको फिर स्टार्ट किया जाएगा ना। अंतरिक्ष में रेखा और तीसरी पॉइंट क्या बाबू? समतल। ये 3 बातें आपको दिमाग में रखनी है, बिल्कुल रखनी ही है। क्लियर है। और दिक्कोज्या क्या होता है? सिंपल सी बातें समझना। दिक्कोज्या, दिक्कोज्या, इन दिक्कोज्याओं को डायरेक्टली याद करो। कहीं भी आपको अगर L, M और N दिखता है, ये 3 नंबर दिखते हैं, तो आप लोग को क्या समझना है बाबू? ये दिक्कोज्या है, ठीक है। क्या याद करना है? L, M और N दिक्कोज्याएं हैं और A, B और C कहीं अगर लिखा है तो ये क्या है बाबू? दिक् अनुपात है, ठीक है। A, B, C दिक् अनुपात और L, M, N दिक्कोज्या। क्लियर है? याद रहेगा L, M, N दिक्कोज्या, A, B, C दिक् अनुपात, है ना। बस नंबर से याद करो। याद रखना बाबू अगर L को थीटा के रूप में लिखना हो तो L बराबर होता है cos अल्फा, cos के साथ डिफाइन किया जाता है। M बराबर होता है cos बीटा और N बराबर होता है cos गामा। या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कोज्या का अर्थ ही है बाबू, कोज्या को इंग्लिश में ही बोलते हैं कोसाइन, है ना। कोसाइन, दिक् माने रेखा, तो वह कोसाइन के साथ जो एंगल बनाता है उसी को बोलते हैं बाबू दिक्कोज्या। क्लियर है? दिक्कोज्या। और इसे कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा से निकालते हैं। जैसे मान लो ये ही तो है 3D, अगर ये एक्स एक्सिस हो, ये वाई एक्सिस हो, ये क्या हो बाबू? जेड एक्सिस हो। यहाँ से अल्फा कोण बनाए, यहाँ से बीटा कोण बनाए, यहाँ से गामा कोण बनाता है, तो ये कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? L। दिक्कोज्या डायरेक्ट याद रखना है। कॉस बीटा क्या हो जाएगा? M, है ना। और कॉस गामा क्या हो जाएगा? N।
ये हमारी हो गई दिक कोज्या। कैसे आती है, क्यों आती है, इससे कोई डिस्कशन नहीं करना है ना, बस डायरेक्टली याद रखना है आपको एल एम और एन बराबर क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। एक और पोर्शन याद रखना है आपको, कभी भी बाबू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस अगर एन स्क्वायर होता है तो इसका मान आपको कितना लिखना है, 1। कहीं भी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होता है तो उसका मान कितना लिखेंगे आप लोग, 1। या फिर अगर इसके राइट हैंड साइड से डिस्कशन किया जाए तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अगर गामा हो तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1। दोनों में से कोई पोर्शन आता है, आप लोगों को क्या यूज करना है, 1 का। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, या फिर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। ठीक है, ये बातें समझ में आई सभी को। अच्छा देखो, अब इसके बाद जब दिक कोज्याएं समझ में आ गई तो ये दिक कोज्याएं डायरेक्टली रिलेशन बनाती हैं दिक रेशियो से, है ना। डायरेक्शन कोसाइन, ये जो डायरेक्शन कोसाइन है, अगर बाबू इंग्लिश वर्ड हम यूज करते हैं तो घबराना नहीं है, इंग्लिश वर्ड ही आपको आगे चल के ज्यादातर यूज में आने वाला है। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन या फिर दिक कोज्या। ठीक है, रिलेशन अगर बनाया जाए दिक कोज्या तथा दिक अनुपात में संबंध, ये बात ध्यान देना बाबू। अगर दिक कोज्या और दिक अनुपात दोनों को एक साथ रेशियो बनाना, जैसे अगर कह दे बाबू कि एल निकालो या एम निकालो या एन, हमको फाइंड करना है और दिक अनुपात दे दिया, दिक कोज्या पूछ दिया। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए बाबू एक कांस्टेंट फंक्शन आता है। जैसे ये जो एल है ना, ये डायरेक्टली जो है ये प्रोपोर्शनल होता है ए के। ठीक है, एल किसके प्रोपोर्शनल होता है, ए के। एल क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, और ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो डी आर। ऐसे याद रखेंगे, ये दिक अनुपात, अनुपात माने रेशियो और दिक माने डायरेक्शन, तो डायरेक्शन रेशियो डीसी इज प्रोपोर्शनल टू डीए होता है। 100% प्रोपोर्शनैलिटी है तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा, याद रखना है कांस्टेंट आएगा। ऐसे ही एम भी बाबू प्रोपोर्शनल होता है बी के और एन प्रोपोर्शनल होता है सी के, जहां एल एम और एन है दिक कोज्याएं और ए बी और सी है दिक अनुपात। ठीक क्लियर है, यहां भी अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, यहां भी एक प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है। समझ में आई बात, अर्थ ये है कि डायरेक्टली रिलेशन बन गया बाबू दिक कोज्या और दिक अनुपात में। अगर हमको ए दिया हो, एल निकालना हो तो एल इज इक्वल टू क्या करेंगे, के ए, एम इज इक्वल टू के बी और एन इज इक्वल टू के सी। अब ये बात दिमाग में चल रही होगी कि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कैसा है, कांस्टेंट का कोई मान है, कोई मात्रक है, कोई नाम है। ठीक है, तो कांस्टेंट बाबू, ये जो कांस्टेंट है इसका मान जानते हो कितना होता है, ±1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट है के, जहां कांस्टेंट है और के का मान हमको कितना रखना है, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर ये वैल्यू रखते हैं तो देखो एल बराबर क्या हो जाएगा, ±a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो फॉर्मूला तैयार हो चुका है। यहाँ m बराबर क्या हो जाएगा, फिर यही ±b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही बाबू n का मान कितने के बराबर आएगा, ±c बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये कहाँ से आया इसलिए हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि हम लोग अब जो है एक्सरसाइज एनसीईआरटी का नहीं सॉल्व कर रहे हैं, अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आप लोग को एज ए रिवीजन याद रखना है इसको। ठीक है, ये कैसे आता है, ये पूरा सॉल्यूशन है, वहां नहीं जाना है आप लोग को, डायरेक्टली क्या करना है, ये सारी पोर्शन याद रखना है। 2 ही फॉर्मूले बन रहे हैं, एक ये वाला, वैसे तो माने ये फॉर्मूला ही नहीं है, छोटी सी बात है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर, असली फॉर्मूला ये है, एल एम और एन के बीच संबंध। तो दिक कोज्या और दिक अनुपात के बीच यही रिलेशन होता है। ठीक है, याद रखना है आप सभी को, दिक कोज्या और दिक अनुपात के बीच यही रिलेशन होता है और जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी पर पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि इतना भी आसान है कि बस इसी क्वेश्चन पे काम हो जाए, बिल्कुल नहीं, थोड़े से और इसमें है दिक कोज्या और दिक अनुपात में, उसके बारे में जान लेते हैं।
जैसे कि अगर मान लो कहीं पे क्या होता है कि मान लो कि कोई 3D में रेखा है, ठीक है, समथिंग कुछ भी है, 3x + 4y + 5z ऐसा है, एक्स वाई जेड तीनों में गया है। तो यहाँ पे ध्यान दोगे तो 3 4 5 जो है एक तरीके से मान ले तो ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, कांस्टेंट है, x का कांस्टेंट है A, y का कांस्टेंट है B और z का कांस्टेंट है C। क्लियर है? तो और ऐसे ही मान लो कि एक दूसरा आपको रेखा मिल गया 5x + 4j + 3k, सॉरी j लिख दिए, y + 3z, ये समथिंग एक ब्लू फिगर एक तरह के समझ लो, है ना, ब्लू फिगर है एकदम। ऐसे जनरली बस मान याद रखना है हमको, फॉर्मूला तैयार रखना है, एकदम आसान टॉपिक से फॉर्मूला याद कराएंगे जो कि आपको प्रयास करना कि कभी ना भूले। यहाँ पे बाबू ये क्या कह सकते हैं A2, ये क्या कह सकते हैं B2 और ये क्या कह सकते हैं C2। ABC है कि नहीं? ABC है। तो इससे एक पोर्शन और आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ये जो ABC है ये कहां से आ रहा है, ये किसी भी रेखा के आगे का जो कांस्टेंट होता है वही होता है दिक् अनुपात। क्लियर है? किसी भी 3D रेखा का जो आगे का कांस्टेंट x का कांस्टेंट होता है उसे A, y का कांस्टेंट B और z का कांस्टेंट C। अच्छा, अगर ऐसे कह दें कि अगर ऐसा पॉइंट मिल गया हमको A1 B1 C1 A2 B2 और C2, क्लियर है, A2 B2 और क्या बाबू C2, तो इसके लिए अगर कह दिया जाए कि बाबू दूरी निकालो, है ना, सबसे बड़ी बात अहमियत आ जाती है दूरी की, दूरी निकालो। कभी भी दो रेखा है, दो रेखा ऐसे खड़ी है तो 3D में खड़ी है, जैसे यहाँ पर एक 3D बन गया, इसमें एक रेखा यहाँ एक रेखा यहाँ, है ना, इस रेखा का ये कोऑर्डिनेट है, इस रेखा का ये कोऑर्डिनेट है। अगर हम कह दें कि इसका बिंदु दूरी बताओ, दूरी बताओ बाबू, ये AB से दूरी कितनी है ना, A से B के बीच दूरी कितनी है, कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला याद रखना है। जब भी दिक् अनुपात दिया हो या फिर कोई भी रेखा का बिंदु भी दिया हो तो याद रखना है वो क्या है, दिक् अनुपात है। क्या है बाबू, ये दिक् अनुपात। और इन्हीं दिक् अनुपातों को जैसा कि नियम के हिसाब से घटा लिया जाए, A2 - A1 का स्क्वायर प्लस B2 - B1 का स्क्वायर प्लस C2 - C1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे उन दोनों रेखाओं के बीच दूरी। ठीक है, बातें समझ में आई? दूरी निकालने का यही फॉर्मूला होता है, y2 - y1, है ना, यही फॉर्मूला होता है ना दूरी का। जैसे मान लो यहां से यहां तक दूरी निकालना है, ये कोई कोऑर्डिनेट है, ये कोई कोऑर्डिनेट है, y2 - y1 कर ले तो ये दूरी पता चल जाता है। वैसे ही यहाँ कोऑर्डिनेट से A का A से, B का B से, C का C से अगर घटा के स्क्वायर करके रूट निकाल दे तो वो क्या हो जाएगा मेरा AB, उनके बीच दूरी, मतलब दो रेखाओं के बीच दूरी। ये फॉर्मूला किसका तैयार हो गया, दो रेखाओं बोल रहे हैं क्या, रेखा तो हो नहीं सकता क्योंकि हम रेखा अभी पढ़ नहीं रहे, है ना। हम ऐसे मान सकते हैं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की दिक् को जाए, रेखा की दिक् को जाए, ये है ये पोर्शन। ठीक है, याद रखना है AB = A2 - A1 B2 - B1 C2 - C1। रेखा नहीं लिखे हैं क्योंकि रेखा इसके बाद पढ़ना है। ठीक है, ये खाली दिक् कोजियाओं के बारे में। तो यही दो फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, एक ये और एक ये। बातें समझ में आई? क्लियर है सभी को? ठीक है, बोले थे ना कि दिक् अनुपात दिक् रेशियो में दो ही फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, दिक् डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, एक तो संबंध एक ही। चलो भाई, अब इसके बाद हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पे, ये दोनों हमें विश्वास है कि आप सभी याद कर लिए बाबू। L = +- A/√A² + B² + C² M = +- B/√A² + B² + C² और N = +- C/√A² + B² + C², है ना। ऐसा अगर पॉइंट दे दे, पॉइंट अगर दे दे तो हम L नहीं निकाल सकते आसानी से। देखो ये इसमें ABC दिया है कि नहीं, है ना, बस रेखा हमें चाहिए, बिंदु चाहिए, बिंदु से हम लोग पॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलो, इसमें एक टाइप का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आपको देता है, जब दो बिंदुएं संरेख होती हैं।
संरेख। इसमें रेखा आपको कहीं नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा तो बिंदु मिलेगा, और वो बिंदु कितने होंगे? 3 होंगे, एक एक्स एक्सिस का, एक वाई एक्सिस का और एक जेड एक्सिस का। तो इसमें एक आप लोग को क्या करना है बाबू कि जब 3 बिंदुओं दे दे, 3 बिंदु जैसे मान लो कि x1, y1, z1, दूसरा बिंदु दे दे x2, y2, z2, और तीसरा बिंदु दे दे x3, y3, z3, ठीक है, और कह दे कि प्रतिबंध लगाइए कि ये संरेख है। ऐसा क्वेश्चन देखो जरूर मिलेगा आपके एग्जाम में, संरेख वाला, है ना। हर जगह संरेख क्वेश्चन का मिलता है, चाहे वो 11th में होगी उसमें भी देखने को बहुत सारे मिले होंगे। बिंदु में संरेख है, बिंदु कब संरेख होगा, ठीक है, इस बात को आप सबको कैसे क्लियर करना है, बिंदु कब संरेख होगा। संरेख का मतलब जैसे ये पॉइंट है, ऐसे कोऑर्डिनेट बना दिए, है ना, अगर इस पॉइंट को ले तो ये यहाँ मिले, मान लो यही मिल जाए, ये पॉइंट ले तो ठीक इसके सामने मिले, और ये पॉइंट ले तो ठीक इसके सामने मिले, तीनों को जोड़ा जाए तो एक रेखा बना ले। तो ऐसे 3 बिंदुओं को A1, A2 और A3 को बाबू हम लोग बोलते हैं संरेख, है ना। ऐसे 3 बिंदुओं को क्या बोलते हैं? संरेख। एक ही रेखा में स्थित है, चाहे वो ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, बस 3 पॉइंट हमें चाहिए। तो इसको देखो, अगर प्रतिबंध दे दे कि ये तीनों संरेख है, सिद्ध कीजिए, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है बाबू, देखना ध्यान से, क्या करना है इसमें। पहली बात कि इसके ये जो बिंदुएं दी हुई हैं, यही तो इसके दिक् अनुपात है ना, रेशियो, डायरेक्शन रेशियो तो यही है, इसका भी डायरेक्शन रेशियो यही है, इसका भी डायरेक्शन रेशियो यही है, चाहे वो एक्स वाई जेड में देगा, चाहे वो ए बी सी में देगा, डायरेक्शन रेशियो ही है। पहली काम ये करना है कि पहले इन दोनों को घटा लेना है, दोनों बिंदुओं को घटा लेना है, दूरी निकलेगा ना बिंदुओं को, जैसे x2 माइनस x1 कर लेना है, ठीक है, और दूसरा y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये दूरी बता देगा कि दोनों के बीच की दूरी कैसी है, ठीक है। अगर ये दूरी और इन दोनों की दूरी x3 माइनस x2, y3 माइनस y2 और z3 माइनस z2, इसका जो अनुपात है वह इक्वल आ जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बाबू ये दिक् संरेख है ना, ये बात समझे। अगर ऐसा कर लें कि इसको घटा के, इसको घटा के, इसको घटा के, फिर इन्हीं दोनों को घटा लिया जाए और ऐसे अनुपात निकाल लिया जाए ना, डिवाइड कर देते हैं। अगर ऐसे डिवाइड कर दिए, ठीक है, जैसे इसको घटाए तो यहाँ 1 आ गया, इसको भी घटाए 1 आ गया, इसको भी घटाए 1 आ गया, इसको घटाए 2 आ गया, इसको घटाए 2 आ गया, इसको घटाए 2 आ गया। तो यहाँ देख रहे हो 1/2, 1/2, 1/2, ये कैसा दिख रहा है? बिल्कुल समानुपात की तरह दिख रहा है कि नहीं, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है, संरेख का क्वेश्चन आएगा तो जरूर बताएंगे, लेकिन एज अ फॉर्मूला ही आपको याद रखना है कि जब 3 बिंदुएं आपस में संरेख करने के लिए कहे, तो हमें पहले इन दोनों की दूरी, फिर इन दोनों की दूरी निकाल के डिवाइड कर लेना है। यदि ये समानुपात के रूप में दिख रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे रेखाएं कैसी है बाबू, सॉरी ये बिंदुएं कैसी है, संरेख है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बिंदु संरेख नहीं है। क्लियर है? चलो अब बनाते हैं कुछ आपके क्वेश्चन, ठीक है, बहुत समझा लिए। अब देखो क्वेश्चन है, देखो लिखा है कि उन रेखाओं के, अच्छा ये भी तो आ गया कोण निकालने वाला, इसको भी याद रखना है। अगर किसी भी 2 कोणों का, मतलब ऐसे कहे 2 बिंदुओं के बीच का कोण निकालने के लिए, एंगल निकालने के लिए, तो उसका एक अभिष्ट फॉर्मूला होता है, एक अभिष्ट फॉर्मूला, ठीक है। वो क्या होता है कि बाबू cos थीटा बराबर, है ना, cos थीटा बराबर आपका होता है, देखो 1 मिनट रुक जाओ, ये भी फॉर्मूला जान ही लो, उसके बाद ही बात करते हैं। cos थीटा बराबर होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, ठीक है, और दूसरे रूट में रहेगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ये हमारा दिक् कोज्या और दिक् अनुपात में बस तीसरा फॉर्मूला था, 2 वो बन गए, वो छोटे छोटे थे, याद रहेगा। लेकिन थीटा वाला फॉर्मूला ये आप लोग को याद रखना है। अगर अनुपात दिया हो, बिंदुओं का अनुपात दिया हो, तो उन अनुपातों को गुणा करना है, ऐसे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर
और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ये हमारा थर्ड फॉर्मूला था जो कि यूज होगा हमें दिक् अनुपात में। ये फर्स्ट फॉर्मूला था। और सेकंड आपका कौन सा है भाई, मिटा दिए उसे ना, सेकंड वाला मिटा दिए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये बातें आप सभी क्या करनी है, एकदम लर्न रखनी है, भूलना नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो दिक् अनुपात, दिक् रेशियो से इससे ऊपर क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा 100%। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन है, अब आपको मिलेंगे क्वेश्चन, फटाफट बनाते चलना है। ये देखो आ गया, कोड निकालिए, फॉर्मूला अभी बताए, तुरंत बस फॉर्मूला पे रखना है, आंसर लाना है ना, फॉर्मूला पे रखो, आंसर लाओ। यहां पे ध्यान दो कि 4 माइनस 3 और 5, और साथ ही साथ दूसरे में दिया है 3, 4 और 5, ये जो दोनों बिंदुएं दी है ना, ये दिक् अनुपात ही है, ऊपर साफ साफ लिखा है, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। क्लियर। हमें निकालना है दोनों के बीच का कोण cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होगा, याद करो, a1 a2 दोनों का गुणा प्लस b1 b2। बहुत ज्यादा हार्ड फॉर्मूला नहीं है ना, बस दोनों के दिक् अनुपातों का एक एक करके गुणा करना है और फिर रूट लगाने का अलग अलग, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, यूज किया जाए। a1 a2 4 और 3 होगा ना, 4 गुणे 3 प्लस b1 b2 माइनस 3 गुणे माइनस 3 गुणे 4 प्लस c1 c2 3 गुणे 5 बटा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। इट मीन्स कि 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, है ना। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपके लिए, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। इट मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लो बाबू, 4 तियां 12, 4 तियां माइनस 12, 5 तियां 15, यहाँ हो गया 12 माइनस 12 प्लस 15 बटा अंडर रूट, दिख रहा है ना, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 प्लस 25, कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 प्लस 25। ओवरऑल जोड़ लो भाई, ये आपका हो जाएगा 25 और 41 और 9 50, कितना हो जाएगा 50। और अगला करो तो यहां भी आपका क्या मिलेगा, यहां भी तो वही है, सेम टू सेम, ये भी हो जाएगा 50, है ना। ओवरऑल वैल्यू आपका आ गया बाबू, 12 से 12 काट दो, बचा कितना 15, और नीचे देखो रूट 50 गुणे रूट 50, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा ना, रूट से रूट कैंसिल, 15 से 50 भी कैंसिल, पूरा तो कटेगा नहीं, फिर भी अधूरा तो कटेगा ही कुछ ना कुछ। देखो आगे सॉल्व करो तो क्या आएगा, यहाँ पे cos थीटा का मान आ गया आपके पास 15 बटा 50, 5 से कट जाएगा, 5 तियां 15, 5 दहिया 50। इट मीन्स कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, cos इनवर्स 3/10, और यही होगा मेरा रिक्वायर्ड आंसर। आ गया कि नहीं, बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं था बाबू, ठीक है। बस आपको यही 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, उसके बाद इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, हमारी गारंटी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, हाँ ये लिखा है, दर्शाइए कि बिंदु संरेख है, कैसे दर्शाया जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट है, 2 फॉर्मूले लगा लिए, है ना। इसमें ज्यादा क्वेश्चन भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर फॉर्मूला समझ में आ गया तो इसके जितने भी डिपेंडेंट क्वेश्चन होंगे वो डायरेक्ट पूछे जाएंगे, वो भी आसानी से आप लोग लगा लोगे। ये देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, संरेख है, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ध्यान से देखना। लिखा हुआ है 2 3 4, दूसरे में है -1 -2 और 1, तीसरे में है 5 8 और 7। ठीक है, ए पॉइंट है ना, 3 पॉइंट है, और इन्हीं 3 पॉइंट से हमें संरेख दिखाना है। एक तरह से बात करें तो ये क्या है, A1 B1 C1, है ना, ये है A2 B2 और C2, ये है A3 B3 और C3, है कि नहीं बाबू। 3 पॉइंट है, अगर संरेख दिखाना है तो यदि संरेख है
उसके लिए अभी अभी जस्ट बताएं क्या करना पड़ेगा बाबू, बिंदु दिया है तो। अच्छा, संरेख में भी आपको 3D में से कई टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, जैसे रेखाओं को भी संरेख देता है, समतलों को भी संरेख देता है। तो अभी अगर बिंदुओं को दिया हो तो ऐसे करना है, अगर रेखाओं का संरेख दिया हो तो अलग तरीके से करेंगे, जो अभी इसी वीडियो में बताएंगे, ठीक है। यदि संरेख है उस समय क्या होगा, ये देखो A2 माइनस A1 कर रहे हैं, है ना, B2 माइनस B1 करेंगे और C2 माइनस C1 करेंगे, ऐसा कर लो। फिर डिवाइड करके इन दोनों को घटा लो, A3 माइनस A2, B3 माइनस B2 और C3 माइनस C2। ऐसा करने पे यदि समानुपात में आता है तो संरेख है और नहीं आता है तो संरेख नहीं है, याद रहेगा। चलो भाई, A2 माइनस A1 कर रहे हैं, -1 -2 बटा A3 माइनस A2 5 माइनस माइनस प्लस 5 + 1। क्लियर। अगला देखो, बस कोई फॉर्मूला नहीं है, बस हमको ट्रिक है याद रखने का और एग्जाम में क्वेश्चन बनाने का। बिल्कुल यही करना है आप सभी को। संरेख अगर बिंदु को देता है तो एकदम यही करना, पूरा छाप देना, कोई नंबर नहीं काटेगा आपका। यहाँ देखो B2 माइनस B1, ये B2 है, ये B1 है, B2 हो गया -2, B1 हो गया -3 बटा क्या हो जाएगा B3 माइनस B2, B3 है 8 और B2 है -2, तो 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। ठीक है, आगे देखो C2 माइनस C1 1 -4, 1 -4 बटा C3 माइनस C2 7 -1। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन का आंसर अभी क्या कर लो, जोड़ लो, ये हो गया -3 अपॉन 5 1 6, यहाँ क्या हो गया -5 अपॉन 8 2 10, और यहाँ देखो -3 अपॉन 6। देख के मजा आ रहा है बाबू। जिसको जिसको अब यहाँ से समझ में आ गया, समझ लो कि आपको अब दिक् कोज्या और दिक् अनुपात में क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। क्लियर है ना, संदेह है कि नहीं बताओ बाबू। बस अब एक ही स्टेप बचा है, देखो 2 से कट गया, 2 से कट गया, 2 से कट गया, क्या बचा -1/2 -1/2 -1/2। अतः दोनों बिंदुएं समानुपात में है, समानुपात में है। तो अगर समानुपात में है तो वो क्या होंगे, तो वह संरेख होंगे, है कि नहीं। बस काम खत्म। तो बाबू दिक् अनुपात और दिक् कोज्या में से आपको जो भी क्वेश्चन देगा फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन देगा, और बाबू अब क्वेश्चन छोड़ के मत आना, है ना। इससे ज्यादा इसमें से क्वेश्चन बताने लायक नहीं है, ठीक है। इतना काफी है आपको दिक् अनुपात और दिक् कोज्या समझाने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद थोड़ा सा आते हैं रेखा पे, है ना। आज ही डिस्कशन करना है रेखा को भी और उसके बाद समतल को भी। क्लियर है, तो कम टाइम में ज्यादा समझने का प्रयास करो क्योंकि एग्जाम टाइम है, ठीक है। चलो भाई, अब बनाते हैं रेखा, ठीक है। तो अब क्या करना है, रेखा के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो इससे पहले कि रेखा स्टार्ट किया जाए, इसमें कुछ बातें हैं जो आप लोग को याद रखनी है। सारी बातें तो याद ही रखनी है क्योंकि त्रिविमीय ज्यामिति या फिर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पूरा का पूरा आपका फॉर्मूला पर ही डिपेंडेड है। अगर आपको फॉर्मूला में कोई भी चूक हुआ गलती से भी तो समझ लो कि क्वेश्चन नहीं आने वाला है। क्वेश्चन त्रिविमीय ज्यामिति का दिख रहा है तो वो स्टार्ट ही होगा फॉर्मूला से, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, कुछ देर फॉर्मूले पर देना है। क्वेश्चन पे कम, फॉर्मूले पे ज्यादा, एक क्वेश्चन पे एक फॉर्मूला, ठीक है। बात तो समझ में आ रही है। तो हम ये बनाएंगे और आप सभी को क्या करना है, एक फॉर्मूले पे क्वेश्चन बनाएंगे और आप सभी को उस पे 5-5 क्वेश्चन तैयार करना है, ठीक है। तो समझ लो कि गारंटी है कि आपका त्रिविमीय ज्यामिति में से क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है, ये हमारी गारंटी है। रेखा की बात कर रहे हैं तो इसमें रेखा के समीकरण की बात करेंगे। सबसे पहली बात, रेखा का समीकरण। कोई भी रेखा अगर 3D में खींचा जा रहा है तो उसका समीकरण ही तो जानना सबसे मेन है। जैसे कि यहाँ पे एक 3D फिगर बना दिए, ऐसा 3D फिगर बन गया, ठीक है। और इसमें कह दिए कि बाबू अब इसमें किसी भी रेखा का समीकरण, मान लो यही रेखा है, इसी रेखा का समीकरण बताओ जरा। तो
कैसे बताएंगे? लाइन है जो दोनों तरफ तीर का निशान लगा होता है उसे लाइन बोलते हैं, जिसमें एक तरफ लगा होता है उसे क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं, और जिसमें दोनों तरफ बंद होता है उसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। याद रहेगा? चलो, तो ये रेखा हो गई, है ना। तो अब इस रेखा का समीकरण ध्यान रखना, निकालने के लिए हमें दो तरीका यूज करते हैं। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कितने तरीके से यूज करना है या फिर 3D में, दो तरीके से इस रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। दो तरीके का अर्थ क्या हुआ कि उसमें क्या क्या दिया है। अगर रेखा के बारे में जानना है तो इसका कुछ हिंट देना हो जो पड़ेगा, क्लियर है? कुछ तो हिंट देना पड़ेगा। तो देखो, या तो आपको क्वेश्चन में दो तरीके जानना, या तो आपको क्वेश्चन में एक बिंदु दे देगा, एक बिंदु, और एक सदिश दे देगा, एक सदिश रेखा जो इस पर ना हो, लेकिन एक सदिश रेखा जो हमें जो रेखा ज्ञात करनी है रेखा के समांतर हो। ठीक है, पहली बात तो इस बात को समझना कि जो हम लिखवा रहे हैं, इसके बाद इसके फॉर्मूला समझोगे। क्वेश्चन अगर वो इस रेखा को पूछता है कि रेखा का समीकरण बनाइए, तो वो या तो एक बिंदु देगा इस पे, जैसे मान लो इस कोऑर्डिनेट से यहाँ पे कोई बिंदु दे दिया ए, इस बिंदु का कोऑर्डिनेट देगा, पक्का देगा, वही होगा इसका दिक् अनुपात। और दूसरी बात क्या होगी, इस रेखा के बारे में तो कुछ नहीं बताएगा, लेकिन ठीक इसके समांतर एक और रेखा वो चलाएगा, इसके बारे में डिस्कशन करेगा कि वो ये रेखा का समीकरण ये है और ये बिंदु दिया गया है, इस बिंदु से और इस रेखा से इस वाले रेखा का समीकरण बनाओ। ठीक है, ये बात होगी। और दूसरी बात क्या हो सकती है, सीधे दो बिंदु दे दे तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, क्लियर हो गया? दिमाग में सेटअप तैयार हो गया? क्या करना है हमको? रेखा का समीकरण निकालना है। वो कैसे कैसे निकाल सकते हैं? या तो क्वेश्चन में आपको एक बिंदु देगा और इसी रेखा के समांतर एक रेखा देगा, या तो दो बिंदुएं दे देगा, इन्हीं दो इसी कोऑर्डिनेट पे, एक यहाँ और एक यहाँ। जैसे इधर फिगर बना लेते हैं, ये 3D मोशन है, 3D ज्योमेट्री है, इसी रेखा का हमको समीकरण निकालना है। वो क्या कर देगा बाबू, इधर भी एक पॉइंट दे देगा, इधर भी एक पॉइंट, जैसे ये हो गया आपका ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। आपको इसी का समीकरण निकालना है, यहाँ पे पी हो गया। ठीक है, इसी ए बी से हमें इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक, तो ये दो माइंड सेट तैयार हो गया। अब फॉर्मूला बनाया जाएगा। फॉर्मूला बनाया क्या जाएगा, डायरेक्ट दे रहे हैं आपको, कैप्सूल की तरह घूट जाना है। ठीक है, याद कर लेना है। एक बिंदु और एक सदिश जो रेखा के समांतर हो तब रेखा का समीकरण क्या होगा, और दूसरा जब दो बिंदुओं से होकर जाए तो रेखा का समीकरण। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जब भी रेखाएं आती है 3D में, ठीक है, रेखाएं कितने में आएगा, 3D में, तो वो दो रूप से समीकरण बनाता है। क्लियर है? दो रूप से, एक तो सदिश रूप, एक क्या बाबू, सदिश रूप, और दूसरा कार्तीय रूप। क्वेश्चन आपको दोनों रूप में से किसी में भी दे सकता है। या तो वो सदिश रूप में देगा, कहेगा कि बाबू यही पॉइंट है, यही सारी चीजें, आप सदिश रूप में समीकरण बनाओ, या फिर यही पॉइंट है, यही सारी चीजें हैं, आप कार्तीय रूप में समीकरण बनाओ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर वो एक बिंदु दिया है, जैसे कि मान लो कि बिंदु ए दिया है, डायरेक्ट फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग, है ना। इसका फॉर्मूला यहाँ बनाते हैं, थोड़ा सा और बढ़िया सी जगह लेके बनाते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं। आप लोगों को क्या करना है बाबू, डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन हम ज्यादा इफेक्ट डाला जाएगा। पहला, जब बिंदु और रेखा के समांतर सदिश दिया हो, बिंदु जैसे ही बात करें तो इसमें हम लोग अगर सॉल्व किया जाए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, बिंदु दिया है। बिंदु का अर्थ है कि वो समथिंग ऐसा ही कुछ दिया होगा, A1 B1 C1, या फिर ABC बोल सकते हैं। जब एक ही बिंदु है तो 1 लगाने की क्या जरूरत है, एक ही लिख सकते हैं ABC। और ये ABC नाम से याद करो, क्या है ये, द्विक अनुपात। ABC क्या है, द्विक अनुपात। दूसरी चीज कह रहा है इस सदिश के बारे में, अगर सदिश दिया होगा
तो वो सदिश जानते हो किस रूप में दिया होगा, यहाँ कुछ भी जैसे वो दिया होगा xi प्लस yj प्लस zk, बन गया सदिश xi प्लस yj प्लस zk, सदिश बन गया। इसमें से x y और z क्या है बाबू, सदिश के कोऑर्डिनेट है ना, बस इन्हीं दोनों की जरूरत है कोऑर्डिनेट्स, या फिर इसे 1 ले लो x1i y1j z1k, क्योंकि वो सदिश नहीं है, ये अलग से, जैसे इसी में एक यहाँ पे एक सदिश है लेकिन इसके समांतर है, ये मान लेते हैं b है, ठीक है, ये b सदिश है, इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है x1 y1 और z1, ठीक है। तो इसको हम लोग बना लिए, ये 2 पॉइंट दे दिया, फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है। अगर हमें रेखा का समीकरण चाहिए r, तो r बराबर हमको क्या करना पड़ेगा बाबू, b लैम्डा माइनस a, ठीक है, जिसमें a क्या है ये वाला पोर्शन और b क्या है ये वाला पोर्शन, सदिश b लैम्डा माइनस a, याद रहेगा b लैम्डा माइनस a। इसका एक थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक से समझ भी लो, मान लो डायरेक्ट नहीं याद हो रहा तो ट्रिक से एक समझ लो, जैसे इसी रेखा का समीकरण चाहिए ना, इस पे 2 रेखाएं गिराओ, एक ऐसा r और एक ऐसा a, ज्यादा छोटा तो नहीं बन गया, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, इस फॉर्मूले को समझ लेना, ठीक है, काम चलाऊ है। इसमें इस रेखा का समीकरण चाहिए, यहाँ पे बिंदु A है जो वो दिया होगा ABC, और यहाँ से हम एक परिणामी ले रहे हैं R, परिणामी R ले रहे हैं, ठीक है, और हमें चाहिए इस रेखा का समीकरण दिया है, इसके ऊपर एक जस्ट इसके समांतर रेखा B जिसको सदिश रूप में वो दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बात समझना कि अगर ये समांतर है इसके, तो इसको उठा के इसमें बैठा सकते हैं कि नहीं, इस वाले पॉइंट पे, है ना, तो ये जानते हो एक आपको त्रिभुज बन जाएगा ऐसा, है ना, ये भी नीचे की ओर आ रहा है, ये भी नीचे की ओर आ रहा है, और ये हमारा इधर की ओर जा रहा है, ठीक है। सदिश अगर आप सभी को पिछले लेक्चर आप सभी अगर देखे होंगे तो 100% ये समझ में आएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। पहले b था, थोड़ा सा भी खिसका के नीचे लाए तो उसमें एक लैम्डा होगा जिससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ ना कुछ इसमें कम बेसी तो होगा ना, क्योंकि खींच के नीचे ला रहे हैं, भले समांतर है तो क्या है, b लैम्डा हो गया। दूसरी बात करें तो ये a नीचे क्यों आ रहा है, b भी नीचे क्यों आ रहा है, तो अगर ये परिणामी r है, ये रिजल्टेंट a है, हमें b का मान निकालना है, b एज अ रिजल्टेंट लो, रिजल्टेंट परिणामी लो, तो ये परिणामी b लैम्डा, देखो दोनों का तीर का निशान इधर क्यों है, अगर इस तीर के निशान को पलट के इधर कर दें, ऐसा हो गया एकदम त्रिभुज नियम पिछले लेक्चर के हिसाब से, तो b लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा a, या फिर a माइनस c हो जाएगा, होगा कि नहीं, परिणामी b लैम्डा बराबर a माइनस c, याद करो कल वाला बात ऐसा था, अगर ये a हो ये b हो तो ये परिणामी क्या होता है, मान लो ये r है तो r बराबर होता है a प्लस b, है ना, वही चीज यहाँ भी डिस्कशन कर रहे हैं, ये b लैम्डा परिणामी है, b लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा a माइनस r माइनस में चल जाएगा क्योंकि तीर का निशान पलट गया, 180 डिग्री घूम गया, तो ये r का मान आ गया, ठीक है। ये हो गया मेरा सदिश रूप में समीकरण, किस रूप में बाबू, सदिश रूप, ठीक है। तो ये जो लैम्डा है ये क्वेश्चन फंसा देता है आप सभी को, क्योंकि लैम्डा का मान निकालना पड़ता है, ऐसे ये जनरली तो समझने के लिए ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन बनाओगे तो ये ठीक नहीं है, ठीक है। इसका एक और रूप है वो याद रखना है आपको, r क्रॉस b इज इक्वल टू a क्रॉस b, अगर इतना भी कर लेते हो तो आपका सदिश का समीकरण आ जाएगा, चाहे इससे करो, इसके लिए लैम्डा चाहिए, या इससे कर लो, ये सबसे आसान है, a क्रॉस b करते हैं डायरेक्ट, a क्रॉस b और r क्रॉस b, इधर r क्रॉस b रहने देते हैं, इधर a क्रॉस b कर लेंगे, ये हो जाएगा सदिश रूप, ठीक है। और इसी का कार्तीय रूप बाबू जान लो, कार्तीय रूप, बस डायरेक्ट फार्मूला चढ़ा रहे हैं ना, इसीलिए क्या करना है कि माइंड को रिफ्रेश करना है, पूरा का पूरा फार्मूला आपके ऊपर लोड डाल रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन एक भी नहीं बना रहे हैं, बस फार्मूला तैयार कर रहे हैं ना, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप पहले का पढ़ चुके हो तो ये सारी चीजें आपका रिवीजन हो रहा होगा, ठीक है। लैम्डा की मान निकालने के अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो डायरेक्ट r क्रॉस b इज इक्वल टू a क्रॉस b कर लेते हो तो भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सदिश गुणन है ना,
अगर कार्तीय रूप में बात करें, यहाँ x1 है, y1 है, z1 है, यहाँ a b c है, तो कार्तीय रूप में आपका समीकरण हो जाता है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। ठीक है, ठीक है ना, ये दो फॉर्मूले। r क्रॉस b इज इक्वल टू a क्रॉस b, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन b। ये इसी रेखा का समीकरण है, लेकिन ये सदिश रूप में है और ये कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, अब बात करते हैं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। क्लियर है? ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आई आप सभी को। अब वो रेखा का समीकरण है ना, थोड़ा सा बस फॉर्मूला पे डिपेंड रह जाओ, है ना। हमको पता है फॉर्मूला ज्यादा बता रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें बस फॉर्मूला है, ध्यान रखना है, फॉर्मूले को याद रखना है। क्लियर है? क्वेश्चन को बनाना है उसके बाद, है ना। क्योंकि अगर फॉर्मूला आपको नहीं याद रहता है तो बार बार बाबू आपको चेतावनी दे रहे हैं कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, ये देखो, ये जो पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ये तो था जब एक बिंदु और एक समांतर सदिश दिया हो। डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं बाबू, ऐसा ही होता है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग होता है ना। वो थोड़ा सा क्या होता है बाबू, अलग होता है। उसको अगर सदिश रूप में लिखा जाए, अगर उसे सदिश रूप में लिखते हैं, सदिश रूप में, तो ये होता है आप सभी का r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। ठीक है, जहां a क्या है बाबू, a भी आपका ये वाला पॉइंट है और b भी आपका ये वाला पॉइंट है। ठीक है, इसको स्मॉल a लिख लेते हैं, इसको स्मॉल b लिख लेते हैं। स्मॉल a भी आपका एक पॉइंट होगा, वो दिया होगा, ऐसे ही दिया होगा। क्वेश्चन देखो ऐसा दिया होगा, a इज इक्वल टू x1 y1 z1, b इज इक्वल टू x2 y2 z2। ठीक है, बस इतना पॉइंट दे दिया, काम हो गया। a इज इक्वल टू क्या होगा, वही चीज जो ऊपर बताए। तो ये बाबू r इज इक्वल टू क्या याद रखना है, a प्लस लैम्डा b माइनस ए। इससे क्वेश्चन नहीं बनाना है आपको, जो अलग सदिश रूप बता रहे हैं उससे क्वेश्चन बनाना है, जैसा इसमें किए थे। इससे भी क्वेश्चन, अरे बाबू यहाँ प्लस होगा ना, इससे भी क्वेश्चन नहीं बनाना है आपको, इससे बनाना है। ठीक है, अगर सदिश रूप में पूछता है तो ये यूज करना है फॉर्मूला। जैसे अभी इसके बाद एक क्वेश्चन लेंगे हम, इसका अगर सदिश रूप पूछता है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, r क्रॉस b माइनस a इज इक्वल टू a क्रॉस b। ठीक है, a क्रॉस b, है ना, ये वाली चीज आपको यूज करनी है ना बाबू। तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप सभी सदिश रूप में कभी भी अगर दो बिंदु दिया हो तो उससे रेखा का समीकरण आप निकालोगे 3D में। r क्रॉस b माइनस a इज इक्वल टू a क्रॉस b। ठीक है, और इसी का अगर कार्टेशियन फॉर्म लिखते हैं, कार्तीय रूप, ये तो बड़ा आसान होता है, कार्तीय रूप लिखना सबसे आसान होता है, कार्टेशियन फॉर्म, है ना। सदिश रूप ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कार्टेशियन फॉर्म के लिए आपको जैसा इसमें किए हैं यहाँ पे वैसा ही करना है। यहाँ ए बी सी दिया था तो ए बी सी लिख लिए थे, z माइनस z1 अपॉन सी, है ना। ए बी सी दिया था तो ए बी सी लिख लिए थे। यहाँ पे ए बी सी तो दिया नहीं होगा, ये तो दिया था, है ना, बिंदु। इसमें बिंदु सॉरी, इसमें जो है दो बिंदुएं दी हैं, x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो इसका कार्तीय रूप आपका होगा x माइनस x1, जो यहाँ a था वहां पे आपका क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। ठीक है, वही फॉर्मूला है, सेम टू सेम इसी तरह है। यहाँ y माइनस y1 इक्वल टू रहता है अपॉन y2 माइनस y1, यहाँ z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, बहुत फॉर्मूले हो गए। अब एक क्वेश्चन देखो आ गया, देखो अभी ये फॉर्मूला बताए, इसी पे क्वेश्चन है, बिंदुओं दिस 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 एंड दैट को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। मिलाने वाली रेखा का समीकरण, चलो भाई निकालते हैं। बिल्कुल बस वही फॉर्मूला यूज करना है, आपको रेखा का समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, है कि नहीं, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। याद रहता है तो ये नंबर तुरंत देगा आपको, बिल्कुल नहीं छूटने वाला है। दिया हुआ है ना, ए भी दिया है, वो क्या है भाई,
2i प्लस 3j माइनस के, ठीक है, और वेक्टर बी भी दिया है, वो है आपका 5i माइनस जे प्लस 3k। जहां पे i j k बिंदु दे दे तुरंत क्या समझो, ये क्या है, x1 y1 z1 x2 y2 z2, ठीक है। तो यहां से बाबू पता चला हमको कि x1 कॉमा y1 कॉमा z1 मेरे पास है 2 कॉमा 3 कॉमा -1, है ना, डायरेक्ट लिख रहे हैं। x2 कॉमा y2 कॉमा z2 मेरे पास है, या फिर ऐसा करने की क्या जरूरत है, चलो ठीक है कर ही लेते हैं, 5 कॉमा -1 कॉमा 3, ठीक है। हमें चाहिए सदिश समीकरण, सदिश समीकरण, इस बात पे भी ध्यान देना है। कार्टेशियन फॉर्म चाहिए तो उसके लिए ये फॉर्मूला, सदिश समीकरण चाहिए तो ये या ये, हम प्रेफर करेंगे ये, इसको थोड़ा कम प्रेफर करना, इसको ज्यादा यूज करना, ठीक है ना, क्योंकि ये ज्यादा एग्जैक्टली आंसर देता है। वैल्यू हो जाएगा सदिश समीकरण आप सभी का, आर तो यही रहने वाला है, आर को साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहां देखो b माइनस ए करना है, b माइनस ए, इट मीन्स ये b है, ये a है, घटा लिया जाए, है ना, क्रॉस है, क्रॉस ही रहेगा, b माइनस ए, यहां रखते हैं मझला ब्रैकेट, b है मेरे पास 5i माइनस जे प्लस 3k, और a है 2i प्लस 3j माइनस k, ये हो गया। इसके बाद देखो आगे क्या दिया है, a क्रॉस b, वाह भाई वाह, आ गया a क्रॉस b, मतलब इन दोनों सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। कैसे होता है बाबू क्रॉस प्रोडक्ट, बाबू बताओ कैसे होता है क्रॉस प्रोडक्ट, शारीरिक बना के, है ना, डिटरमिनेंट बना के, याद रखना डिटरमिनेंट बना के कर सकते हैं। 3j माइनस के क्रॉस दिया है 5i माइनस जे प्लस 3k। अगर आप सदिश जो पिछला लेक्चर लिए थे सदिश वाला, उसको ध्यान से पढ़े होगे और घर पे ऐसा क्वेश्चन बनाए होंगे, तो आप सभी आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। और वैसे भी बनाए होंगे ये क्वेश्चन, अगर नहीं भी बनाए हो तो देखो कैसे बनेगा। जब भी दो सदिशों का सदिश गुणन की बात हो, दो सदिशों के सदिश गुणन की, तो वो कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। यूज किया जाए इसका, यहां से राइट हैंड साइड खाली सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी कर सकते हैं। देखो डायरेक्टली i में i घटेगा, j में j घटेगा, और k में k घटेगा, है ना। और इधर जब क्रॉस प्रोडक्ट हो तो पहले इसी को लिख लो। इसे सबसे पहला काम किया था कि एक सारणिक बना लो, ठीक है। i j k दोनों में है तो i j k दोनों में लिखो एक एक करके, i j, और नहीं दिख रहा, i j k लिख लिए, ठीक है। दूसरा काम करना है कि इस पोर्शन में, इस पंक्ति में और इस पंक्ति में, पहले पंक्ति में पहले का कोऑर्डिनेट ये वाला जो लिखे हैं x1 y1 z1, और दूसरे पंक्ति में दूसरा कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, ये लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया 2 3 -1 5 -1 3, ठीक है। बस ये काम करना है आप सभी को। और इधर बाबू r क्रॉस b माइनस ए कर रहे हैं, तो 5 में से 2 घटेगा ना, कितना बचेगा 3i, और यहां देखो माइनस j प्लस माइनस माइनस 3j, माइनस j माइनस 3j हो जाएगा आपका -4j, प्लस 3k माइनस माइनस प्लस हो गया 3k प्लस k, कितना हो जाएगा 4k। इधर का काम हो गया, लेफ्ट हैंड साइड का काम हो चुका है। अब इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी, ये मेरा आंसर बन चुका है। बस राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, इसको लिख लेंगे, हो जाएगा रेखा का समीकरण, सदिश समीकरण। इधर अभी भी वैसे ही रहने दो, 3i माइनस 4j प्लस 4k। इधर सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे होगा, प्रसार करके, है ना, प्रसार करके। i का प्रोडक्ट लिखना है तो आपको इसको साइड में रखना पड़ेगा,
आई के सामने आई का प्रोडक्ट लिखना है तो इसको और इसको, इसके स्तंभ और इसकी पंक्ति को छोड़ दिया जाता है, जैसे सारणी में आप सभी पढ़े हो। प्रसार कर दो, बस इसी C1 कहते हैं R1 के अनुदिश प्रसार कर दो, बस काम खत्म है ना, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। तो यहाँ हो जाएगा प्रसार होगा 3 तिया 9 माइनस माइनस प्लस -1 इंटू आई। बन गया कि नहीं? किसी को कोई डाउट बाबू? आई के साथ प्रसार किए, 3 तिया 9 होता है माइनस, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 1 जा 1, 9 माइनस 1 आई। क्लियर है? जे की बात करते हैं तो जे के समय इन दोनों को और इन दोनों को लिखते हैं, तो 2 तिया 6 माइनस जे लिखा जाता है, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना माइनस लिखेंगे, माइनस जे इंटू 2 तिया 6 और 5 एकम माइनस माइनस प्लस 5। ठीक है, आगे सॉल्व करो तो के के लिए क्या हो जाएगा? के के लिए ये देखो 2 एकम -2, 5 तिया -15। ठीक है बाबू, आगे देखते हैं। ये तो ऐसे ही रहने वाला है, 3i - 4j + 4k। इधर 9 में से 1 घट जाएगा, 8i हो गया, माइनस 6 5 11j हो गया, और -2 -15 कितना हो गया? -17k, -17k। यही हो गया मेरे रेखा का समीकरण। देखो बस 3 लाइन में आंसर आ चुका है। आपको बस यदि फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन बना सकते हो। ये फॉर्मूला यूज किए, 3 लाइन में आंसर, 1 2 और 3। ठीक है, तो ये हो गया मेरा अभिष्ट हल, अभिष्ट हल। ठीक है, तो आप सभी को ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं ना? आ रहे हैं कि नहीं बाबू? बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और एकदम आसान बना के प्रयास कर रहे हैं कि आप सभी के सामने रखें और त्रिविमीय ज्यामिति को एक ही लेक्चर में खत्म किया जाए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, इसी रेखा से ही है, कार्तीय समीकरण। फिर 2 बिंदुएं दी है, बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण है कि नहीं? क्लियर है? देखो भाई बनाते हैं इसे, बिंदुएं दी है ना, क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं बाबू, बस कार्तीय समीकरण याद रहे तो काम बन गया। दिया है 3 - 2 - 5 और दूसरे में दिया है 3 - 2 और 6। ठीक है, अच्छा कार्तीय समीकरण की बात की जाए और वो भी हम लोग 2 तरीके से याद किए हैं। एक तरीका था जब एक बिंदु और एक सदिश दिया हो, 2 तरीका जब दोनों बिंदुएं दी हो। यहाँ है दोनों बिंदुएं, है ना? तो दोनों बिंदुओं के लिए क्या फॉर्मूला था? x - x1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू y - y1 अपॉन y2 - y1 इज इक्वल टू z - z1 अपॉन z2 - बहुत आसान है फॉर्मूला, क्या हार्ड है क्या? बिल्कुल सिंपल है। x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 नीचे करना है, x - x1 y - y1 z - z1 ऊपर करना है, बीच में इक्वल टू। यहाँ बात की जाए तो ये x1 है, ये y1 है, ये z1, ये x2 है, ये y2 है, ये z2 है। बना लोगे भाई, x माइनस x1 3 है, x2 - x1 3 - 3, ठीक है, बराबर y - y1, y तो ऐसे ही रहेगा, y1 है -2, माइनस माइनस हो गया +2, और y2 - y1, y2 है -2, माइनस रहता है और ये खुद एक माइनस में है। ठीक है, आगे देखो z माइनस z1 हो गया -5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। नीचे ध्यान दो, z2 - z1, z2 है 6 और माइनस z1 है -5। ठीक है, ये देखो 3 - 3 0 हो गया, -2 माइनस माइनस +2 ये भी 0 हो गया, z + 5 अपॉन माइनस माइनस +11, यही हो गया मेरा कार्तीय समीकरण। बहुत ज्यादा हार्ड है बाबू, नंबर तुरंत देगा। हार्ड ये नहीं है फॉर्मूला, ये क्वेश्चन बनाना हार्ड नहीं है, फॉर्मूला याद करना हार्ड है। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा समय दोगे इसके फॉर्मूलों पे, है ना, फॉर्मूला याद करने पे। ठीक है, एकदम एक लाइन से रट जाना है पूरा का पूरा फॉर्मूला, और रटना नहीं है, समझ जाना है, पूरा एकदम क्लियर रखना है। ठीक है, कैसे भी क्लियर रखना है। आगे देखो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो
ये क्वेश्चन है, लिखा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बिंदु डैश डैश को मिलाने वाली रेखा XY समतल को काटती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि सबसे पहली बात कि क्वेश्चन अगर आता है तो माइंडसेट ये तैयार करो कि करना क्या है इसमें। ठीक है, पहला काम ये करना है कि उसमें सॉल्व क्या करना है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो इन दोनों बिंदुओं को XY समतल पे काटती है। ठीक है, चलो भाई, तो अर्थ ये है कि एक बात ध्यान देना कि इसमें भी दो बिंदुएं दी हैं, ऐसा ही अभी अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किए दो बिंदुएं दी हैं। अगर इससे हम लोग कार्तीय समीकरण निकाल लें, थोड़ा सा फील करना इसको, अगर इससे कार्तीय समीकरण निकाल ले तो सब में, चूंकि ये जीरो हो गया, अगर जीरो नहीं हुआ होता तो ऐसा जेड बचता, जैसे इसमें जेड बचा यहाँ वाई बचता या एक्स बचता, और क्या यही एक्स वाई जेड ही तो उसका वो जो है वो निर्देशांक है, बिंदु का निर्देशांक। बात समझ में आई? मतलब हमें इस क्वेश्चन में इसी एक्स वाई और जेड को निकालना है। ठीक है, जैसे फिगर अगर बना लिया जाए, थोड़ा सा फिगर से समझ लो इसको। ये कह रहा है कि एक्स वाई समतल में होनी चाहिए रेखा, किसमें हो, एक्स वाई समतल, मतलब जेड से उसका कोई मतलब ना हो, एक्स वाई समतल में हो गया। अब ये कहना ये चाह रहा है ये दो बिंदुएं हो गई। ठीक है, इन दोनों के दोनों बिंदु वो निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां इसको और इसको मिलाने वाली रेखा एक्स वाई एक्सिस को काटती है। बस यही वाला निर्देशांक ज्ञात करना है आपको, और ये वाला जिस बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं, है ना, जैसे ये पॉइंट हो गया A1, ये पॉइंट हो गया B1, इसी के बीच में एक सेंटर पॉइंट लेते हैं, फिगर मिटा दिए, सेंटर पॉइंट लेते हैं P, याद है लिए थे एक पॉइंट P, इसी का कोऑर्डिनेट होता है X, Y और Z। ठीक है, और वही X, Y, Z यहां से आता है X, Y और Z। क्वेश्चन का सेटअप समझ में आ गया, आप सभी को केवल X, Y और Z का मान निकालना है। ठीक है, चलो सॉल्व किया जाए आगे, चलो देखते हैं आगे। ठीक है, अच्छा देखो इसमें समतल लिखा है तो इससे मत ये समझ लेना कि ये समतल का क्वेश्चन है, एक्स वाई समतल लिखा है। ठीक है, इसलिए रेखा है। ठीक है, अगर एक्स वाई जेड तीनों होता तो ये समतल होता, अगर तीनों होता तो ये समतल होता। चलो भाई, तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम सभी। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहली बात हमको चाहिए दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण। ठीक है, कार्तीय समीकरण। ठीक है, क्या होता है भाई, x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस x1, जितना बार हो सके उतना बार लिखो। बात समझ में? y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस। क्वेश्चन का फॉर्मूला जितना बार आप लिख सकते हो उतनी बार लिखो, जितना बार क्वेश्चन बनाओ हर बार फॉर्मूला जरूर लिखो। इससे पहली बात तो क्वेश्चन भी सॉल्व होगा और फॉर्मूला भी याद होगा। ठीक है, जहां बाबू x1 y1 z1 आप सभी के सामने साफ साफ लिखा है 3 4 और 1, है ना, x2 y2 z2 भी दिया है 5 1 और 6। क्लियर है? अब आगे देखो, अगर ये दो पॉइंट दे दिया तो बस अब समय है इसमें रखने का। ठीक है, अगर वैल्यू रखा जाए तो ये हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1, 5 माइनस 3 इक्वल टू, बीच में इक्वल, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, 1 माइनस 4, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, हमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है, तो ये जो टोटल वैल्यू होगी इसे एक हम अचर राशि लैम्डा के इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, लैम्डा के इक्वल, ये इन सबको एक अचर राशि लैम्डा के इक्वल हमें करना पड़ेगा। क्या यार,
ठीक है, ये हो गया लैम्डा के इक्वल। अब इससे फायदा क्या हुआ, वो लैम्डा बराबर आपका आ गया x माइनस 3/2 इज इक्वल टू वाई माइनस 4/-3 इक्वल टू z माइनस 1/5। एक एक करके देखो, ये भी लैम्डा के इक्वल, ये भी लैम्डा के इक्वल, ये भी लैम्डा के इक्वल है ना, सब आपस में इक्वल है। इट मीन्स अगर इन दोनों से बात की जाए तो यहां हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू लैम्डा, क्लियर है। दूसरी बात करें तो y माइनस 4/-3 इज इक्वल टू लैम्डा, है ना। अगर तीसरे की बात करते हैं तो z माइनस 1/5 इज इक्वल टू लैम्डा, क्लियर। अच्छा, इससे बाबू इक्वेशन आपका तैयार हो गया। या फिर एक तरीके से कहें, अगर हमें x, y और z का मान निकालना है तो क्या हम x, y, z का मान अब निकाल सकते हैं। लैम्डा तीनों में है, अगर x को छोड़ के सबको भगा दें तो यहां हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये 2 पहले जाएगा और ये 3 बाद में जाएगा, बन गया x का मान आ चुका है। देखो, लेकिन सोच रहे हो कैसे आ चुका है, लैम्डा बचा है, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाएगा, लेकिन x का मान अब आपका आ चुका है। यही x निकालना था, बस अगर कहीं से लैम्डा आ जाए तो इस x का मान आ गया, है ना। ये देखो y के लिए, y के लिए बात करें, -3 पहले जाएगा तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -3 लैम्डा प्लस 4, होगा ना बाबू। -3 जाएगा, माइनस से 4 प्लस में हो जाएगा। यहाँ देखो z की बात करते हैं तो z बराबर 5 लैम्डा प्लस 1। अरे वाह, क्या बात है, मेरा x, y, z तीनों का मान आ गया, तीनों का मान आ गया। अच्छा, अब सोच रहे होगे कि ये जो लैम्डा है ये कैसे निकले, ठीक है, तो इसका भी हिंट दिया है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको सॉल्व ना करने के लिए कहा। क्वेश्चन तभी बनता है जब उसका कोई ना कोई हिंट, देखो यहाँ आके फंस गया, लैम्डा का मान कैसे निकाले, उसके लिए उसमें देखो रेखा में लिखा है कि रेखा केवल xy समतल को काटती है, xy समतल को काटती है। जैसे कि याद करो कि यदि कोई बिंदु y एक्सिस पे हो तो हम x बराबर क्या करते हैं, 0। अगर कोई बिंदु x एक्सिस पे हो या फिर रेखा x एक्सिस पे हो तो हम y बराबर क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में याद होगा। लेकिन यहाँ 3D है, तब भी नियम तो वही लगेगा। अगर वो xy एक्सिस में हो तो वो z में है नहीं, तो z बराबर क्या होगा, 0। पकड़ में आया। xy एक्सिस में है, xy समतल में है, तो z बराबर क्या होगा, 0। मतलब यही इक्वेशन आपका 0 के इक्वल होगा। ये इक्वेशन क्या होगा आपका, 0 के इक्वल। इट मीन z इक्वल टू 0। क्यों भाई, चूंकि रेखा xy समतल पर है भी लिख सकते हो या को काटती है भी लिख सकते हो। रेखा xy समतल पे है, इसीलिए z बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ z की जगह 0 कर लो तो 5 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, है ना। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आया, -1/5। देखिए आ गया आंसर, -1/5। अब आसानी से आप सभी x, y और z का मान निकाल सकते हो, है ना। x बराबर क्या हो जाएगा, फटाक से बताओ, 2 × -1/5 + 3, ये हो गया x का कोऑर्डिनेट। y का क्या होगा, देखो -3 × -1/5 + 4, और z तो वैसे भी 0 हो जाने वाला है, z का मान रखोगे तभी 0 हो जाएगा, चेक कर लो। z बराबर 5 है, रखना कितना है, लैम्डा की जगह -1/5 + 1। इसको करने की जरूरत नहीं है, आपको x y का कोऑर्डिनेट ही चाहिए। z बराबर 0 आने वाला है। यहाँ देखो ये हो गया -2/5 हुआ ना, -2/5, 5 इससे मल्टीप्लाई करो 15 में से 2 घट गया, आ गया -13/5। x का कोऑर्डिनेट आ चुका है। y की बात करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 5 चौको 20, 20 3 23/5, 23/5। यहाँ देखो 5 से 5 गया, -1 + 1 0 हो गया। आ चुके हैं तीनों कोऑर्डिनेट। और इसी कोऑर्डिनेट के बारे में वो बात कर रहा है कि ये बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बिंदुओं इसके और इसके को मिलाने वाली रेखा XY समतल पे काटती है। तीनों का यूजेस हो गया, क्वेश्चन भी समझ में आ गया। और बाबू ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि इंपॉर्टेंट सेशन ही चल रहा है, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ध्यान से ये सबको बनाना है, क्लियर। अब देखो ये हो गई बातें रेखा की,
है ना। ये सारी बातें हो गई आपकी रेखा की। अगर अभी थोड़ा सा सोच सकते हो तो अब उस समतल स्टार्ट करें, क्योंकि वही आपका लास्ट है त्रिविमीय ज्यामिति का समतल। ठीक है, प्लेन, प्लेन के बारे में डिस्कशन होगा। जैसा रेखा था वैसा ही प्लेन होगा। 10 से 20 मिनट और लगेंगे और प्लेन आपका डिस्कशन हो जाएगा। क्लियर है? चलो भाई, तो हम लोग आते हैं प्लेन पे। उम्मीद करते हैं आपको रेखा भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना बाबू? एक बार लिख दो फटाफट, रेखा सभी को समझ में आ गया। अब आगे देखो, आगे बात करते हैं प्लेन की, है ना। तो बाबू देखो, रेखा तो आप सभी को विश्वास है बाबू समझ में आ गया होगा। ठीक है, और दिक अनुपात और दिक्कोज्या भी समझ में आ गई होंगी। आपको क्या करना है, बस इन्हीं दोनों पे क्वेश्चन लगाना है, क्योंकि समतल थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, हमें पता है। आप सभी इस समय जो है रिफ्रेश नहीं हो पाओगे, तो समतल को समझना आज थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इसके लिए हम आपको एक नया वीडियो बनाएंगे और नया वीडियो आपको लगाएंगे, ठीक है, कल ही। ठीक है, तो इसीलिए समतल के लिए हम अगला लेक्चर रखते हैं। बस 2 ही चीजें इसमें आप सभी को याद रखनी है, पहला दिक्कोज्या, दिक अनुपात, और दूसरा रेखा, अंतरिक्ष में रेखा 3D के लिए। जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन हो सकता है आप लोग इस पे बनाना। ठीक है, जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन हो सकता है, चाहे वो बुक से एनसीईआरटी से बनाओ या फिर कोई साइड बुक से बनाओ, लेकिन जरूर बनाना क्वेश्चन, इन दोनों टॉपिक पे बनाना। कल मिलेंगे हम लोग तो समझ लेंगे पूरा का पूरा समतल और ये त्रिविमीय ज्यामिति समाप्त हो जाएगा। प्रयास किए थे खत्म हो जाए, लेकिन समय ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग मिलेंगे अब कल फिर समतल के साथ। ठीक है, थैंक यू।